हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछली क्लास में देख रहे थे, जीनोम मैपिंग के बारे में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, जीनोम मैपिंग में ना हमने पहला देखा था कि लिंकेज मैप जो होते हैं, लिंकेज मैप को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ना रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं और जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आती है उसी हिसाब से जीनोम के बीच की जो साइज़, बीच की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया था, हमने निकाल लिया था। उसके बाद जो है, उसके बाद हम दो टाइप के और देख रहे थे जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जिनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए दो मेथड और थे। एक था टेट्राड एनालिसिस। ठीक है, टेट्राड एनालिसिस के दो मेथड थे। दो मेथड कौन कौन से? एक तो ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस और एक था अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस। ठीक है, दोनों के दोनों दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे थे। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? तो अलग अलग में बात करें अपन, पहला था अपना न्यूरोस्पोरा क्रसा। न्यूरोस्पोरा क्रसा, न्यूरोस्पोरा क्रसा जो है उसके अंदर तो देखा था हमने ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, ये हम देख रहे थे न्यूरोस्पोरा क्रसा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना जो टेट्राड है वो सारे के सारे क्या है, अरेंज्ड वे में पाए जा रहे हैं। इनका हमने एनालिसिस किया था। और एक था अपना सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है टेट्राड अनऑर्डर्ड वे में पाए जाते हैं। ऐसे लाइन में अरेंज ना रह करके ऐसे ये कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं अनऑर्डर्ड, इसको बोल देते हैं ऑर्डर्ड। ठीक है, तो अब हम जो है, कल हमने पढ़ लिया था ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, आज हम जो है अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस को देखने वाले हैं। अनऑर्डर्ड की अपन बात करें, अनऑर्डर्ड की अपन बात करें तो अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस जो है, इसके अंदर हम अगर जीनोम फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को देखना चाहें, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए ना यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला? हाफ टी प्लस एनपीडी डिवाइडेड बाय टोटल टेट्राड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ गई अपनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये निकल करके आ रही है इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज की बात करते हैं। ये टी का मतलब यहाँ पे होता है टेट्राड। ठीक है, टी का मतलब यहाँ पे होता है टेट्राड। ठीक है, और जो यहाँ पर एनपीडी है इसका मतलब होता है नॉन पेरेंटल डाइटाइप। नॉन पेरेंटल डाइटाइप। एक होता है पीडी का मतलब होता है पेरेंटल डाइटाइप। ठीक है, और ये टेट्राड पूरे के पूरे जो टोटल टेट्राड हमें मिल रहे हैं वो सारी आई गई। अब इसमें से हम नॉन पेरेंटल डाइटाइप किसको बोलते हैं, टेट्राड किसको बोलते हैं, और पेरेंटल डाइटाइप किसको बोलते हैं, इसके बारे में बात करना चाहें अपन तो पहले इसके ऊपर बाद में आते हैं। अपन पहले ये बात कर लेते हैं, टेट्राड किसको बोलते हैं, नॉन पेरेंटल डाइटाइप किसको बोलते हैं, पेरेंटल डाइटाइप किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ना एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, जिसका जो जीनोटाइप है वो कुछ इस प्रकार से है। एक ऑर्गेनिज्म ले लिया हमने जिसका जीनोटाइप ए बी। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा ए प्लस बी प्लस ठीक है, ये अपन ये क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि न्यूरोस्पोरा क्रसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले अपने आप को डिप्लॉइड बना लेता है। उससे पहले वो एक हैप्लॉइड सेल होता है, बट जैसे ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होता है उस टाइम पे उसको क्या, वो अपने आप को क्या कर लेता है, डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ना एक मतलब हम यहाँ क्या बना रहे हैं, डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं। ठीक है, और उनके जीन सिमिलर हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
मतलब एक ऑर्गेनिज्म था, एक सैकेरोमाइसीस सेरेवेसिस था, ठीक है, उसने दूसरे से कॉन्जुगेशन करके उसका जीनोम अपने अंदर ले लिया और अपने आप को क्या कर दिया, डिप्लॉयड बना लिया, ठीक है। तो ऐसे 2 जीन हो गए इसके पास में, ठीक है। और फिर इसने मियोसिस करके अपने गैमेट्स बनाए और गैमेट्स बना करके फिर वो आगे अपनी प्रोजेनी बनाता है, ठीक है। तो पहला जो ऑर्गेनिज्म है ये पेरेंटल डाइटाइप है, ये पेरेंट है मान लो, ठीक है। और इसका क्रॉस जो है किसके साथ करवाते हैं हम, दूसरे वाले के साथ जो है अपना एक मिनट यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, कौन कौन से, एक तो ये वाले जिसके अंदर ए बी और ए बी नॉर्मल वाला पाया जा रहा था, दूसरा जिनके अंदर म्यूटेंट टाइप का, या तो इसको म्यूटेंट टाइप का मान लो या तो इसको वाइल्ड टाइप का मान लो, ठीक है। इसको वाइल्ड टाइप का मान लो, इसको म्यूटेंट टाइप का मान लो, या फिर उल्टा कर लो, इसको वाइल्ड टाइप का मान लो, इसको म्यूटेंट टाइप का मान लो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर जब हम क्रॉस करवाते हैं तो पहला तो हमें ये मिलता है, दूसरा हमें क्या मिलता है, दूसरा हमें मिलता है ए बी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, ये 2 तो मिलते हैं हमें पेरेंटल डाइटाइप, ठीक है। और इसके अलावा जो और दूसरे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो कैसे हैं, जैसे ये बिल्कुल भी पेरेंटल टाइप का ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी पेरेंटल टाइप का ना हो, पूरा ही अलग हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन पेरेंटल डाइटाइप। जैसे कि यहाँ पे बी प्लस जो है वो ए प्लस के साथ में है, बट ये बी प्लस वाला ए के साथ में चला जाए, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस, तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है, ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही अलग हो गया, पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन ये नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, नॉन पेरेंटल डाइटाइप। फिर अगला ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ये हो गया अपना नॉन पेरेंटल डाइटाइप, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और जैसे ये भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन तो अलग अलग बनाने हैं हमें, ठीक है। तो ए बी प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, फिर ए बी प्लस ए बी प्लस, ठीक है। ये हो गए अपने 2 नॉन पेरेंटल डाइटाइप। इसके अलावा जो है एक कॉम्बिनेशन और मिल सकता है कि आधे तो मिले हमें पेरेंटल डाइटाइप के और आधे मिले नॉन पेरेंटल टाइप के, ठीक है, आधे मिले पेरेंटल टाइप के और आधे मिले नॉन पेरेंटल टाइप के, तो उसको अपन बोल देते हैं टेट्राड। आधे तो मिल गए हमें पेरेंटल टाइप के ए बी, फिर ए बी प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस, फिर ए प्लस बी ए प्लस बी, और कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे, ठीक है। तो ये एक हमें मिल जाए कि आधे तो हमें मिल गए पेरेंटल टाइप के, ये वाले जैसे 1 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। ये तो हमें मिल गए कैसे, पेरेंटल टाइप के। और इसके अलावा 2 जो है ये वाले और ये वाले, ये मिल गए हमें नॉन पेरेंटल डाइटाइप के, ठीक है। दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, इसको अपन बोल देते हैं टेट्राड, इसको अपन बोल देते हैं एनपीडी नॉन पेरेंटल डाइटाइप, इसको भी अपन क्या बोल देते हैं, एनपीडी नॉन पेरेंटल डाइटाइप, इसको बोल देते हैं अपन पीडी पेरेंटल डाइटाइप, और इसको भी क्या बोल देते हैं, पेरेंटल डाइटाइप, ठीक है। तो ऐसे ये तो ये हो गए। और इसके अलावा और जो है हमें एक कॉम्बिनेशन, इसका और कॉम्बिनेशन क्या मिल सकता है, तो और कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है जैसे ये वाला, कि एक जगह हम सारे के सारे क्या ले लें, रिकॉम्बिनेंट, एक जगह सारे के सारे क्या ले लें, रिकॉम्बिनेंट। चलो इन्हीं में ही समझ लेते हैं एक बार अपन। जैसे इसके जो नंबर है वो सारा हमें क्या मिला, जैसे
जो पेरेंटल डाई टाइप है इसका 1 का नंबर मिला हमें, लगभग ये वाला मिल रहा है हमें 700, 750, ठीक है। ये तो मिल गया हमें 750, ठीक है। ये मिल रहा है हमें जैसे कितना 200, ये मिल गया हमें कितना 200, नहीं 200 नहीं 150 ले लेते हैं, एक काम करते हैं 150, ठीक है। 150, 150 ये मिल गया, 750 ये मिल गया, ठीक है। और ये जैसे इसका अपन मान लेते हैं कितना मिला, ये नॉन पेरेंटल डाई टाइप है। नॉन पेरेंटल डाई टाइप को अपन कैलकुलेट करना चाहें तो कितना मिल रहा है, जैसे लगभग ये मिल रहा है अपने को, ये मिल गया जैसे 50 नहीं 80, ये मिल गया 80, ये मिल गया हमें 50 और ये मिल गया हमें 70, ठीक है। 70, 50, 80 और ये मिल गया हमें 750, 150, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सारा का सारा रेशियो मिल रहा है। अब इसमें से ना जो हम जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा वाला जो पहले वाला था अपना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पेरेंटल डाई टाइप तो हम नहीं ले रहे, ठीक है। पेरेंटल डाई टाइप यहाँ पे नहीं ले रहे। टोटल नंबर जो है वो था हमारा 1000, टोटल नंबर ऑफ टेट्राड कितना है 1000। अपन टोटल नंबर ऑफ टेट्राड की बात करें तो कितना आ रहा है 1000। टी जो है अपने टेट्राड कितने आ रहे थे 50, और नॉन पेरेंटल डाई टाइप एनपीडी आ रहे थे अपने 70 और 80, दोनों को मिला के जोड़ते हैं तो 150, ठीक है। तो 150 और ये सारा ये वाले रेशियो आ रहे थे। अब इसको अपन इसके अंदर रखते हैं तो कितना आएगा, हाफ टेट्राड का मतलब 50 प्लस एनपीडी 150 डिवाइडेड बाय टोटल टेट्राड 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आ गया अपना 25, ठीक है। 25 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इससे इसको काट दो, सॉरी इसको नहीं काटेंगे, इनको जोड़ो, ऐड करते हैं 175, तो टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 17.5 जो है इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी निकल के आ जाएगी 17.5, ठीक है। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी, उसके बाद एक तो हो गया हमारा ऑर्डर्ड, एक हो गया हमारा अनऑर्डर्ड। इसके बाद जो है अपन अपना नया टॉपिक देखते हैं, जैसे जीनोम जो हम ज्ञात कर रहे हैं, जीनोम की मैपिंग जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ना आगे जो है हम जेनेटिक मार्कर्स को काम में लेते हैं। जेनेटिक मैपिंग के लिए जेनेटिक मार्कर्स को यूज में लिया जाता है। जेनेटिक मार्कर्स जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जेनेटिक मार्कर्स की अपन बात करें, जेनेटिक मार्कर्स सबसे पहली बात तो ये कि जेनेटिक मार्कर्स होते क्या है। तो जेनेटिक मार्कर्स जो है वो क्या होते हैं, जीन ही होते हैं जिनकी हमें क्या पता होती है, लोकेशन पता होती है। जेनेटिक मार्कर्स आर जीन्स, जेनेटिक मार्कर्स आर डीएनए सीक्वेंसेस या जीन्स। जेनेटिक मार्कर्स आर डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंसेस जो क्या करती है, जो मतलब एक तरह से जीन भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि जीन भी क्या होते हैं, डीएनए की सीक्वेंसेस होती है, ठीक है, विद ए नॉन फिजिकल लोकेशन, विद
ए नॉन फिजिकल लोकेशन with a non-physical location on a chromosome, on a क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर किसी जीन सीक्वेंस की या डीएनए सीक्वेंस की एक नॉन लोकेशन, मतलब जिसकी हमें लोकेशन पता है, ऐसी डीएनए सीक्वेंस जो है वो किसकी तरह काम कर सकती है? जेनेटिक मार्कर की तरह काम कर सकती है। ठीक है, जेनेटिक मार्कर्स को ना हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसके अंदर? दो कैटेगरीज में। जेनेटिक मार्कर्स कैन बी कैटेगराइज्ड, जेनेटिक मार्कर्स कैन बी कैटेगराइज्ड in two categories. इन टू कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं अपन। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी? सबसे पहली तो अपनी हो गई क्लासिकल मार्कर्स, क्लासिकल मार्कर्स, और दूसरी अपनी हो गई कौन सी? डीएनए मार्कर्स, डीएनए मार्कर्स, डीएनए मार्कर्स। डीएनए को मार्क करने वाले डीएनए मार्कर्स, जिनको अपन क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी बोल देते हैं। इनको अपन मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल मार्कर्स जो है वो किसके, वो अलग से तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से? सबसे पहला तो आपके यहाँ हो गया मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स कौन से वाले? तो जैसे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर की अपन बात करें ना, तो जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर जो शो होते हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर जैसे शो होते हैं। ठीक है, जो मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देते हैं ना जो कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर अपन अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे क्या? मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। जैसा कि हमने अभी पहले किया था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो सारे किसके टाइप थे? इसी के टाइप थे, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स थे। ठीक है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर अपन देख चुके हैं इतने सारे। इसके अलावा अपन बात करें दूसरा, तो दूसरा है अपना साइटोलॉजिकल मार्कर्स। साइटोलॉजिकल मार्कर की अपन बात करें ना, तो ये साइटोलॉजिकल जो मार्कर होते हैं ये हेल्प करते हैं जो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सेंट्रोमियर के प्रेजेंस। ठीक है, सेंट्रोमियर कहाँ पाया जा रहा है, सेंट्रोमियर से किसी जीन की दूरी क्या है, या जो क्रोमोसोम है उसकी बैंडिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, उसकी बैंडिंग को निकालना, ये सारी चीज़ें जो है वो आती है साइटोलॉजिकल मार्कर्स के अंदर। और सबसे लास्ट में अपना थर्ड आता है कौन सा वाला? बायोकेमिकल मार्कर्स। ठीक है, बायोकेमिकल मार्कर्स ये हो गए अपने मॉलिक्यूलर मार्कर्स। जो डीएनए के मार्कर्स होते हैं वो अपने सारे क्या हो गए? मॉलिक्यूलर मार्कर्स। जैसे इसमें अपन बात करें तो क्या क्या आता है? आरएफएलपी, रैपिड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए मार्कर। ठीक है, और एक हो गया अपना आरएपीडी, रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, एएफएलपी, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एसएनपी। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और एसएसआर या जो सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स, सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स, एसएसआर जो है ये सारे क्या है? ये डीएनए मार्कर्स है या मॉलिक्यूलर मार्कर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये बायोकेमिकल मार्कर्स, इसके अंदर किसको इंक्लूड करते हैं अपन? प्रोटीन को।
प्रोटीन्स को, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी साइटोलॉजिकल मार्कर को अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये साइटोलॉजिकल मार्कर आखिर होते क्या है, कैसे साइटोलॉजिकल मार्कर काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। साइटोलॉजिकल मार्कर जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम के कैरियोटाइप को स्टडी करने का काम करते हैं। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम के कैरियोटाइप को स्टडी करने का काम करते हैं। इस कैरियोटाइप के लिए जैसा कि हमने बात की बैंडिंग, क्रोमोसोम की बैंडिंग पैटर्न वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग टाइप से बैंडिंग्स होती है, जैसे क्यू बैंडिंग, जी बैंडिंग, आर बैंडिंग, सी बैंडिंग, NOR बैंडिंग और टी बैंडिंग। ऐसे जो है अलग अलग टाइप की बैंडिंग होती है, जिसके अंदर ना हम अलग अलग टाइप के जो फ्लोरोसेंट जो होते हैं, मतलब फ्लोरोसेंट इसलिए इनको टैग करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के फ्लोरोसेंस इनको दिए जाते हैं और उसके हिसाब से इनको देखा जाता है कि इनके अंदर क्या क्या बैंडिंग आ रही है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले वाले की, क्यू बैंडिंग की, तो क्यू बैंडिंग साइटोलॉजिकल मार्कर अपन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं अपन क्यू बैंडिंग। क्यू बैंडिंग जो है इसके अंदर हम काम में लेते हैं कोनाक्राइन मस्टर्ड को, कोनाक्राइन मस्टर्ड को, जो कि एक एल्कलाइनिंग एजेंट होता है, एल्कलाइटिंग एजेंट होता है, ठीक है, कोनाक्राइन मस्टर्ड। एल्केलाइटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एटी रिच सीक्वेंसेस जो होती है वहां पर तो ब्राइट बैंड शो करता है। इस वाली अगर अपन क्यू बैंड में देखना चाहे ना, तो क्यू बैंड में जो है अगर फ्लोरोसेंस देने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप में इनको ऑब्जर्व करते हैं तो 80 रिच बैंड्स जो होते हैं, 80 रिच सीक्वेंसेस, 80 रिच शो ब्राइट बैंड्स, ठीक है। 80 रिच वाली जो सीक्वेंस होगी वो तो शो करेगी ब्राइट बैंड्स, और जो जीसी रिच सीक्वेंसेस होती है वो डल बैंड्स शो करती है। जीसी रिच सीक्वेंसेस वो शो करती है डल बैंड्स। जैसे हमने क्या किया कि ये कोनाक्राइन मस्टर्ड जो है इसको हमने उस डीएनए सीक्वेंस पर डाल दिया, जिससे अब इसके बाद में जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो डीएनए के 80 रिच सीक्वेंसेस होती है, 80 रिच सीक्वेंसेस, एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंसेस जो है वो तो हमें दिखेगी ब्राइट कलर की, ठीक है, सारी की सारी दिखाई देगी ब्राइट कलर की बैंड्स हमें शो करेगी। जीसी रिच जो ग्वानिन और साइटोसिन वाली जो सीक्वेंसेस है, यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, उनको जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें दिखेंगे डल बैंड्स, वो जो है थोड़े हल्के कलर के हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर जो है हम किस किस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके अंदर जो है हम क्रोमोसोम के पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, तो इसके अंदर स्पेशली ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम को, हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये आ गया। इसके अलावा और क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वेरियस क्रोमोसोम की जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है, क्रोमोसोम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हम क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग
involving satellites and centromeres. Satellites and centromeres of specific chromosome. इन सब को डिफरेंशिएट करने में हम काम में ले सकते हैं। जैसे किसी भी क्रोमोसोम के सैटेलाइट सीक्वेंसेस जो होती है, सैटेलाइट सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, जहाँ पर डीएनए की सीक्वेंसेस बार बार रिपीट हो रही होती है, उन वाली सीक्वेंसेस को अपन देखें तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। वहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया ही जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे डिटेक्ट कर सकते हैं क्यू बैंडिंग से। और सेंट्रोमियर वाले रीजन में जो है हम वहाँ पर भी को जो वेरियस पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है उस पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्यू बैंडिंग के थ्रू। उसके अलावा ह्यूमन का जो वाई क्रोमोसोम है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू बैंडिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। होती क्या है, ये 80 रिच सीक्वेंसेस को तो ब्राइट बैंड्स में दिखाती है, जीसी रिच सीक्वेंसेस को डल बैंड में दिखाती है। तो जहाँ पर जीसी रिच सीक्वेंसेस पाई जाएगी वहाँ पर हमें डल बैंड्स दिखाई देंगे, जहाँ पर 80 रिच सीक्वेंसेस पाई जाएगी वहाँ पर ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे। किसके थ्रू करते हैं, कोनाग्राइन मस्टर्ड से। और इससे ये क्या होता है, एल्कलाइटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक क्यू बैंडिंग। उसके बाद अपन बात करते हैं जी बैंडिंग की। जी बैंडिंग, जी बैंडिंग या इसको बोलते हैं जिम्सा बैंडिंग। जिम्सा बैंडिंग, इसके अंदर जो है हम जिम्सा स्टैन को काम में लेते हैं। इसके अंदर कौन सा वाला स्टैन काम में लेते हैं, वहां पर कोनाग्राइन मस्टर्ड को काम में ले रहे थे, यहाँ पर जिम्सा स्टैन को काम में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टैन कौन सा काम में आता है, स्टैन जिम्सा, जिम्सा। जैसा कि क्यू बैंडिंग में हम देख रहे थे वैसे ही जी बैंडिंग में भी इसको जी बैंडिंग में हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको प्री ट्रीट करते हैं क्रोमोसोम को, ठीक है, साल्ट और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। साल्ट एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्री ट्रीट प्री ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमोसोम थ्रू या बाय सॉल्ट एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और इसको ट्रीट करने के बाद जिम्सा स्टेन से इसको हम स्टेन कर देते हैं। आफ्टर दैट दिस क्रोमोसोम is stained by जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन से इसको क्या कर दिया, स्टेन कर दिया। इसके अलावा जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ट्रीट करना और सॉल्ट से ट्रीट करना, इस वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं जीटीजी बैंडिंग। जीटीजी बैंडिंग, इस ऊपर वाली प्रोसेस को जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हैं एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं जीटीजी बैंडिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो है ये जिम्सा जो स्टेन है
वहाँ पर किसको स्टेन किया जा रहा था? वहाँ पर भी जब हम फ्लोरोसेंस देख रहे थे तो 80 रिच सीक्वेंसेस जहाँ पर थी वहाँ पर फ्लोरोसेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो हमें ब्राइट बैंड्स मिल रहे थे। और जहाँ पर जीसी रिच सीक्वेंसेस थी वहाँ पर डल बैंड्स आ रहे थे, मतलब वहाँ पर जो फ्लोरोसेंस है वो थोड़ा कम आ रहा था, वहाँ पे कम चमक आ रही थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर जिम्सा स्टेन की अपन बात करें, जिम्सा स्टेन जो है प्रेफरेंशियली स्टेन rich in A and T। एडेनिन एंड थायमिन से जो रिच रीजन्स होते हैं उनको वो प्रीफ्रेंस देता है जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन जो है एडेनिन और थायमिन रिच रीजन्स को प्रीफ्रेंस देता है स्टेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये भी जैसे वो कर रहा था वैसा ही ये कर रहा है। ये इसमें भी क्या हो रहा है, 80 रिच को प्रेफरेंस दी जा रही है, उसके अंदर भी क्या हो रहा था, 80 रिच सीक्वेंसेस को ही प्रेफरेंस दी जा रही थी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि जो जी स्टेनिंग है, देयरफॉर जी बैंड्स कोरेस्पॉन्ड correspond closely to Q bands। Q बैंड्स से क्लोजली रिलेट करते हैं कौन, जी बैंड्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अपन बात करें अगले की, तो अगला है अपना आर बैंडिंग। अगला अपना कौन सा हो गया, आर बैंडिंग। ठीक है, इस आर बैंडिंग में अपन क्या करते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिवर्स बैंडिंग। इसका नाम पूरा क्या है, रिवर्स बैंडिंग। इसका नाम क्या है, रिवर्स बैंडिंग, क्योंकि जो है इसके अंदर जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिवर्स बैंडिंग। इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको इसलिए रिवर्स बैंडिंग बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ना पहले हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को हीट से ट्रीटमेंट देते हैं। पहले हम क्रोमोसोम को हीट से ट्रीट करते हैं। ठीक है, पहले तो क्या किया, क्रोमोसोम्स आर हीट ट्रीटेड। हीट से इसको क्या किया, ट्रीट कर दिया। ठीक है, जैसे ही हीट से ट्रीट किया तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि 80 जो सीक्वेंस होती है उनके बीच में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और जीसी सीक्वेंसेस के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे ही हम हीट से ट्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम हीट से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो हो जाएंगे डीनेचर, वो हो जाएंगे डीनेचर। तो जैसे ही वो ए और टी वाले बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, ए और टी अलग। ठीक है, उसके बाद बचे क्या, जी और सी। अब जी और सी ही बचे हैं, तो जैसे ही हम स्टेन डालेंगे कौन से वाले दिखाई देंगे, जी और सी वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ना ए टी ना दिखाई दे करके हीट ट्रीट करने के कारण सो ए टी bonds are broken and therefore GC bands are appear
but 80 bands are not. यहां पर GC बैंड तो अपीयर हुए बट 80 बैंड्स क्या हुए, अपीयर नहीं हुए। ठीक है, तो इस वाली को अपन बोल देते हैं रिवर्स बैंडिंग, क्योंकि जिम्सा जो है उसके अंदर तो क्या हो रहा था, 80 बैंड्स अपीयर हो रहे थे, यहाँ पर GC बैंड्स अपीयर हो रहे हैं। GC बैंड्स अपीयर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 80 बैंड जो है वो अपीयर तो तब होंगे ना जब वहाँ पे A और T के बीच में बॉन्ड होगा। A और T के बॉन्ड जो है हमने तोड़ दिए, हीट से ट्रीट करके इसको पहले ही A और T बॉन्ड्स को हमने तोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे A और T बॉन्ड है नहीं, 80 बैंड हमें मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, GC बैंड मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अपन कौन सी वाले बैंडिंग, रिवर्स बैंडिंग। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले तो ये किस किस में एनालाइज करने में इसको काम में ले सकते हैं हम, तो ये काम में आती है किस किस के, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड्स। क्रोमोसोम के जो एंड्स हैं उनको स्टैन करने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब जिम्सा स्टैन से हम इसको स्टैन करते हैं तो उस टाइम पे ना इसके जो एंड्स हैं वो थोड़े कम स्टैन हो पाते हैं, सिंस these areas usually stain light with G staining, light with G staining। जी स्टेन जो है वहाँ, जी स्टेनिंग जब हम करते हैं तो ये एंड्स वाले जो क्रोमोसोमल रीजन्स हैं ये थोड़े लाइट स्टेन होते हैं, इसलिए हम इसको आर बेंडिंग से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर बेंडिंग। उसके बाद अपन बात करें सी बेंडिंग की। सी बेंडिंग, सी बेंडिंग की एक खास बात है कि ये जो सी बेंडिंग है वो स्टेन करती है, स्टेन, सी बेंडिंग स्टेन्स एरियाज ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, एरियाज ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन रीजन्स जो है उन एरिया को ये स्टेन करने का काम करती है। ठीक है, जो सी बेंडिंग है ये हेटेरोक्रोमेटिन एरिया को स्टेन करने का काम करती है, विच इज टाइटली पैक्ड and repetitive DNA। ये वाला जो डीएनए है वो कैसा होता है, टाइटली पैक्ड होता है एंड रिपीटेटिव डीएनए होता है। इसको स्टेन करने के लिए हम जो है सी बेंडिंग को काम में ले सकते हैं। अब ये किस किस में काम में आती है, तो ठीक है ये वाली काम में आती है ह्यूमन में, इन ह्यूमन जो सेंट्रोमियरिक रीजन्स, सेंट्रोमियरिक क्रोमोसोमल रीजन्स होते हैं, सेंट्रोमियरिक क्रोमोसोमल रीजन्स
क्रोमोसोमल रीजन्स को स्टेन करने के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इसको काम में किसके लिए लेंगे? सी रीजन, जो मतलब ह्यूमन के अंदर सेंट्रोमियरिक क्रोमोसोमल रीजन्स होते हैं, जहां पर जो है क्रोमोसोम बहुत ही कंडेंस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वहां पे हेटेरोक्रोमेटिन का नंबर बहुत ज़्यादा है। उस वाले रीजन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सी बेंडिंग को हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर, तो इसके अलावा जैसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ secondary constrictions of human chromosome ह्यूमन क्रोमोसोम 1, 9, 16, इनको क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सी बेंडिंग को काम में ले सकते हैं। एंड और क्या? एंड डिस्टल सेगमेंट ऑफ द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का जो डिस्टल सेगमेंट होता है, दूर वाला जो सेगमेंट होता है, उसको क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए भी हम सी बेंडिंग को काम में ले सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अगली, NOR बेंडिंग। यहां पर क्या समझ में आ रहा है? NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स जो होते हैं, उन वाले रीजन्स को ही स्टैन करने के लिए, डीएनए के ऊपर जो NOR सीक्वेंसेस पाई जाती है, उन सीक्वेंसेस को स्टैन करने के लिए यहाँ पर NOR बेंडिंग को काम में लिया जाता है। NOR बेंडिंग होती क्या है? NOR बेंडिंग involves सिल्वर स्टैनिंग। सिल्वर स्टैनिंग को अपन इसमें काम में लेते हैं। सिल्वर स्टैनिंग में भी क्या? तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम यहां पर काम में लेते हैं NOR बेंडिंग में। ठीक है, इसके अलावा ये जो है कहां पर स्टेनिंग ऑफ, किसकी स्टेनिंग करते हैं अपन? ऑफ NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स। को स्टेन करने के लिए हम यहां पर NOR बेंडिंग को काम में लेते हैं, जो कि क्या करती है? विच कंटेन्स RNA genes। RNA जीन्स जो कंटेन करते हैं, उन वाले रीजन को अपन क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स। उन NOR रीजन्स को स्टेन करने के लिए हम NOR बेंडिंग के काम में लेते हैं। NOR बेंडिंग में क्या काम में लेते हैं? सिल्वर स्टेनिंग को काम में लेते हैं। सिल्वर स्टेनिंग में कौन सा वाला सॉल्यूशन काम में आता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया अपना NOR बेंडिंग। इसके बाद अपन बात करें अगली है अपनी T बेंडिंग। ये आज की लास्ट बेंडिंग है, T बेंडिंग।
टी बैंडिंग जो है ये इट इन्वॉल्व्स स्टेनिंग ऑफ टीलोमियर रीजन्स, स्टेनिंग ऑफ टीलोमेरिक सेगमेंट्स या टीलोमर रीजन, टीलोमेरिक सेगमेंट्स, टीलोमेरिक सेगमेंट्स या टीलोमेरिक रीजन्स of chromosome using Giemsa stain or acridine orange, using Giemsa and acridine orange. After controlled thermal denaturation, thermal denaturation, थर्मल डिनेचुरेशन के बाद जो है हम इसको किससे स्टेन करेंगे, जिम्सा और एक्रेडिन ओरेंज से स्टेन करेंगे। ये जो है ये टी बैंडिंग जो है वो अपनी रिजेंबल करती है जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज corresponding to R bending but restricted to T regions या टीलोमेरिक रीजन्स। ठीक है, तो ये हो गया अपने इतने टाइप की बैंडिंग जिसमें हमने क्या क्या देखा। ये टी बैंडिंग की से शुरुआत करते हैं अपन। जैसे टी बैंडिंग जो है ये क्या करती है, टीलोमेरिक रीजन्स को स्टेन करने के अपन क्या करते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं टी बैंडिंग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या यूज में लेते हैं हम, जिम्सा को और एक्रिडिन ऑरेंज को यूज में लेते हैं। कब यूज में लेते हैं, आफ्टर थर्मल डीनेचुरेशन के बाद। जैसे थर्मल डीनेचुरेशन होता है उसमें सबसे पहले कौन से बॉन्ड टूटते हैं, ए और टी वाले। ए और टी वाले जो बॉन्ड है वो तो टूट जाएंगे, बचेंगे क्या, जी और सी। ऐसा ही कुछ आर बेंडिंग में हो रहा था, वो आर बेंडिंग वाला तो पूरे क्रोमोसोम में हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली टीलोमेरिक रीजन्स के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया इसको, इसलिए इसको अपन ने अलग से नाम दे दिया क्या, टी बैंडिंग। ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद NOR बैंडिंग, ये किसके लिए काम में ली जाती है, NOR रीजन के लिए। ठीक है, किसके क्या लेते हैं इसके अंदर, सिल्वर स्टेन को काम में लेते हैं। सी बैंडिंग ये किसके लिए काम में ली जाती है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स के लिए। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के अंदर जहाँ पर वो टाइटली पैक्ड रीजन्स हैं वहाँ पर काम में ली जाती है। ठीक है, और ये किस किस को स्टेन करने के लिए काम में ले रहे हैं, 1, 9 और 6 क्रोमोसोम को एंड वाई क्रोमोसोम के डिस्टल सेगमेंट को, यानी दूर वाला जो सेगमेंट है उसको। ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा आर बेंडिंग, आर बेंडिंग मतलब रिवर्स बेंडिंग। जिम्सा बेंडिंग जो हो रही है उससे रिवर्स करना है हमें। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, जैसे करना तो जिम्सा बेंडिंग ही है, बट इसको पहले थर्मल डीनेचुरेशन दे देंगे, जिससे एटी रिच जो रीजन है वो तो हो जाएगा डीनेचर, बचेगा जीसी रिच रीजन, और वो जीसी रिच रीजन जो है वो हो जाएगा स्टेन। ठीक है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं किस किस को, क्रोमोसोम के एंड्स को, जो एंड्स जो हैं क्रोमोसोमल एंड्स उनको स्टेनिंग अपन कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद जी बैंडिंग, जी बैंडिंग में क्या होता है, जिम्सा स्टेन से अपन स्टेन करते हैं। ठीक है, एटी रिच रीजन्स तो ज़्यादा अच्छे बैंड दिखाई देते हैं और जीसी रिच कम अच्छे बैंड दिखाई देते हैं, वहाँ पर लाइट बैंड दिखाई देंगे और ये ब्राइट बैंड दिखाई देंगे। एटी रिच जो है वो तो ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे और ये डल बैंड्स दिखाई देंगे जीसी बैंड। ऐसा ही कुछ क्यू बैंड में होता है, वहाँ उसके द्वारा हम किस किस को
देख सकते हैं ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम को, पॉलीमॉर्फिज्म इन्वॉल्व इन वेरियस क्रोमोसोम, सैटेलाइट डीएनए और सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ये सारी की सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का अपन देखते हैं।